बिस्मिल्लाह सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इजअलना आमनु व अमिलु बिस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज हमारा जो डे 2 है और जो डे 2 क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने आपको जो कोर्स था उसका थोड़ा इंट्रो दिया था और इस कोर्स से आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ हिदायत आपको उस एपिसोड के अंदर बताई गई। इसके अलावा अरबी जो लैंग्वेज है, अरबी ज़बान जो है कितने तरह की होती है और किसी भी ज़बान को समझने के क्या क्या एक्सपेक्ट होते हैं उनका भी आपको तारुफ कराएगा, जिसमें आपको ये बताया गया है कि हमारा जो फोकस एरिया रहेगा वो किस पर रहेगा, लिसान अरब पर, और किस एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे, हम काम करेंगे हमारी अरबी ज़बान की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना इंशाल्लाह। इसके अलावा एक चीज़ और जो कोर्स से रिलेटेड है, फिर हम इंशाल्लाह आज अरबी ज़बान का इंट्रोडक्शन चालू करेंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से, और फिर बाकायदा ज़बान का जो मुताला है वो हम शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कोर्स रहेगा ये स्टेप वाइज रहेगा। कि जो शुरुआत के जो चंद दिन होंगे, शुरुआत में जो कोर्स डे 36 तक ही जा सकता है। इसमें हम ये करेंगे कि जो अरबिक ग्रामर के जो फंडामेंटल्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उन प्रिंसिपल्स को या उन रूल्स को समझने के लिए जिन थ्योरी की ज़रूरत है वो थ्योरी भी आपको बताई जाएगी, और उन थ्योरी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो भी आपको बताए जाएंगे, जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से पूरा हो जाए इंशाअल्लाह। ठीक है। और ये जो वीडियोस रहेंगे ये जो डे 1, डे 2 और डे 35 तक ये प्लेलिस्ट होगी फंडामेंटल ऑफ अरबिक ग्रामर, उसके अंडर या उस प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको ये सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। है ये कोर्स से रिलेटेड बात होगी। जब फंडामेंटल अरबिक ग्रामर हमारा हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह हम फंडामेंटल ऑफ अरबिक मॉर्फोलॉजी, अरबिक सर्च जो है उसका हम मुताला करेंगे। तो इस तरह से ये स्टेप वाइज जाने वाला है कोर्स। तो इंशाअल्लाह दुआ करें कि हम ये जो कोर्स है इसमें जब हम इतना वक्त दे रहे हैं तो हम इससे पूरा फ़ायदा उठाएं इंशाअल्लाह जी। खैर अब हम बात करते हैं। आपके सामने एक मैंने चार्ट मान लीजिए, एक टेबल मान लीजिए लिखी हुई है। इससे क्या पता चल रहा है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज, फिर उससे नीचे क्या है सेंटेंस, फिर उससे नीचे क्या है फ्रेगमेंट, फिर उससे नीचे है वर्ड्स। ठीक हो गया। यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखी हुई बात से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी जो ज़बान होती है उसके फॉर्म होने का क्या स्टेप होता है, उसके फॉर्मेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं। लैंग्वेज किससे बनती है? लैंग्वेज जो है या कोई भी जो ज़बान या भाषा है वो बनती है सेंटेंसेस से, यानी कि और सेंटेंसेस को उर्दू में जुमला और हिंदी में वाक्य कहा जाता है। ठीक हो गया। अभी सेंटेंस किससे बनते हैं भाई? जो सेंटेंस है वो हमारे फ्रेगमेंट से बनते हैं, और ये फ्रेगमेंट्स को उर्दू में मुरक्कबात नाक़िसा और हिंदी में वाक्यांश कहा जाता है। ठीक हो गया। और अब ये फ्रेगमेंट्स किससे बनते हैं जी? ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं वर्ड्स से। वर्ड्स को उर्दू में अल्फाज और हिंदी में शब्द कहा जाता है। एक और चीज़ है, वो भी अगर आप सवाल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आखिर जब लैंग्वेज सेंटेंस से बन रही है, सेंटेंस फ्रेगमेंट से बन रही है, फ्रेगमेंट्स वर्ड्स से बन रहे हैं, तो ये वर्ड्स कैसे बनते हैं? तो वर्ड्स जो होते हैं, जो भी जो ज़बान होती है उसके जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके जो अक्षर होते हैं, उसके जो ह्रूफ होते हैं, उनसे वर्ड्स की फॉर्मेशन मुकम्मल होती है, जिससे वर्ड फॉर्म होते हैं, वर्ड बनते हैं। ठीक हो गया। तो हर ज़बान का यही एक तरीका होता है। इसी तरह से दुनिया की जो सारी ज़बानें हैं वो तशकील में आई हैं, वो फॉर्म अपने वजूद के अंदर आई हैं। ठीक हो गया। पहले वर्ड्स थे, फिर वर्ड से फ्रेगमेंट्स बने, फ्रेगमेंट से सेंटेंसेस, और जब वो सारे सेंटेंसेस हो गए वो सारी वोकेबलरी या उस अरबी के अल्फाज, उस ज़बान के अल्फाज हो गए, तो फिर एक पूरी जो लैंग्वेज है उसका वजूद था, वो लैंग्वेज जो है वो वजूद है। ठीक है। लेकिन अब हमने सारी लैंग्वेज थोड़ी ना समझ ली, हम लोग ज़बान समझ ली, हमने अरबी ज़बान समझी।
हम अब अरबी ज़बान के ऊपर बात करेंगे। जो पहली बात है अरबी ज़बान से मुताल्लिक़ वो आप लोग याद रखिए, हम और जो ऑर्डर अभी आपके सामने बताया, हम अरबी ज़बान की स्टडी कैसे करेंगे। पहले हम अरबी ज़बान के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनका मुताला करेंगे। वर्ड्स के बाद वर्ड्स से क्या करते हैं, फ्रैगमेंट्स, फिर हम फ्रैगमेंट्स का मुताला करेंगे, फिर फ्रैगमेंट से हम सेंटेंसेस पर जाएंगे, और जब हम सेंटेंसेस के सारे एस्पेक्ट कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला तो हमारी अरबी ज़बान के ऊपर कमांड हो जाएगी और हम अरबी ज़बान को अच्छे से समझ सकेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, एकदम बेसिक से। और बेसिक इस कोर्स की बात की जाए तो इस कोर्स के अंदर बेसिक क्या है, वर्ड्स। लेटर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने आपको कल ही बता दी थी कि आपको अरबी ज़बान के लेटर्स जो हैं, अक्षर जो हैं, हुरूफ तहज्जी जो हैं, उनसे वाक़िफ़ियत होना ज़रूरी है, उनका पढ़ना आना ज़रूरी है। अगर आप वापस एक क्लास लेना शुरू कर रहे हैं और आपको अरबी पढ़ने नहीं आती है तो वापस से दरख्वास्त यही है आपसे, क्लास को अभी होल्ड कर दीजिए, इस कोर्स को आप होल्ड कर दीजिए, पहले अरबी रीडिंग जो है, अरबी पढ़ना है, उसको अपने आप में इंशाल्लाह वो काफ़ी भारी काम नहीं है। आप रोज़ाना वक्त देंगे अपना 15 मिनट 20 मिनट डेडिकेशन के साथ इंशाल्लाह। और कोई भी यूट्यूब के ऊपर कोर्स मिल जाए, अगर आप आपके आसपास जो भी मौलवी साहब हैं अगर वो पढ़ाते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सीखेंगे, डेडिकेशन के साथ सीखेंगे तो 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको अरबी ज़बान के हुरूफ से वाक़िफ़ियत भी हो जाएगी और आपको पढ़ना भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी 2-1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मंदो करम से सीख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारी लर्निंग पावर, हमारी कैचिंग पावर बच्चों से ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह ताला हमें आसानी रहेगी। खैर, तो लैंग्वेज किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह से चलती है, वो आ गई बात। और मैं आपको ये बात बता रहा था कि हम जो स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से करेंगे, एकदम बेसिक यूनिट से करेंगे। लेटर से क्यों नहीं कर रहे हैं उस तरह से मैं आपको दे दिया। लेटर से ऊपर जो चीज़ आती है वो क्या आती है, वो आती है वर्ड्स या अल्फाज। ठीक है, तो आप कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के जो अल्फाज होते हैं, 3 तरह के वर्ड्स। फर्स्ट जो है उसे हम इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्म। सेकंड जो है उसे हम कहते हैं फेल। और जो थर्ड है वो है हर्फ। तो अरबी ज़बान में कितने तरह के अल्फाज हैं, ये 3 तरह के अल्फाज हैं जिनके नाम क्या है, पहला है इस्म, दूसरा है फेल, तीसरा है हर्फ। ठीक, ये 3 तरह के अल्फाज हुए। इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुरान के अंदर आप जब भी किसी भी अल्फाज पर अपनी उंगली रखेंगे तो या तो वो इस्म होगा, या तो वो फेल होगा, या तो वो हर्फ होगा। इन तीनों से बाहर जाकर कोई चौथी चीज़ नहीं होगी। तो ये 3 तरह के वर्ड्स हैं, हमें इन तीनों वर्ड्स का ही मुताबिक करना है। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम इस्म, फेल और हर्फ से मुताबिक होंगे। इस्म, फेल और हर्फ से हम दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे इस्म पर इंशाअल्लाह। इस्म और इसका इस्म का मायने क्या होता है, तो इस्म के मायने हैं नाम। ठीक है, अस्माउल हुस्ना आपने जब सुना है, अस्माउल हुस्ना का मतलब क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खूबसूरत नाम। तो खूबसूरत या ब्यूटीफुल जो है वो तर्जुमा किसका है, हुस्ना का। और जो अस्मा है वो इस्म की जमा है, इस्म सिंगुलर है, अस्मा प्लूरल है, तो उसमें तर्जुमा क्या होता है, नाम। इसी तरह से सबसे कॉमन चीज़ आप सुनते हैं और पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाही। बिस्मिल्लाही, तो बिस्मी ये बा प्लस इस्म का मजमुआ है और इसमें बा
और इस्म मौजूद है। तर्जुमा क्या करते हैं हम इसका? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ। ठीक हो गया? तो नाम जो आ रहा है वो किसका तर्जुमा है? इस्म का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मीनिंग हमने इसलिए जाना क्योंकि जब आपको पता है कि इस्म का मतलब नाम होता है तो आपको इसकी डेफिनेशन समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसके अंदर हमें ये बात याद रखनी है कि किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, इंसान का नाम, जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी ख्याल का नाम, किसी या कोई विशेषण को हम इंग्लिश के अंदर एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। अब आपने जो बचपन के अंदर हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी तो उसके अंदर ये अल्फाज पढ़े होंगे, ठीक है? इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब, ठीक है? किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी ख्याल का नाम, किसी विशेषण का नाम, कोई विशेषण, कोई क्रिया विशेषण, और एक आपने वो सुना है सर्वनाम, इसे हम इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? प्रोनाउन। और फिर जो प्रोनाउन होते हैं इसके अंदर भी भिन्न के नाम से टाइप्स हैं। मैं जो टाइप है इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिखूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। आप हिंदी के अंदर समझ लीजिए क्या क्या है प्रोनाउन के टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले का होता है पर्सनल प्रोनाउन, एग्जाम्पल ही, शी, ही, एक्सेट्रा। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें क्या क्या होते हैं? दिस, दैट, एक्सेट्रा। ठीक हो गया? और मैं हर वाला टाइप पर लिख देता हूँ। हर वाला टाइप है फर्स्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक हो गया? ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे मोर, इंसान का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, किसी ख्याल का नाम, कोई विशेषण, कोई क्रिया विशेषण, और लास्ट हमारे प्रोनाउन। ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर जाते हैं? ये सारे के सारे हमारे इस कैटेगरी के अंदर जाते हैं। मोर से यहाँ पर मतलब ये है कि जब आप अभी एडवांस हो जाएंगे तो आपको कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका शुमार इसके अंदर होता है, लेकिन अभी हमें बेसिक लेवल के ऊपर ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो इसम के अंदर इसम का मतलब क्या है? इसम का मतलब नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी ख्याल का नाम, कोई विशेषण, कोई क्रिया विशेषण और कोई सर्वनाम। ये सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे? इसम के अंदर। तो इसम जो है नॉर्मली हम क्या समझते हैं, बिगिनर से जो जिनके मैंने नाम था जिन्होंने अभी स्टडी अच्छे से शुरू करी होती कि इसम इज इक्वल टू नाउन, जो इंग्लिश की जो नाउन है वो, ठीक है। लेकिन जब हम मुताला कर रहे हैं तो हमें पता चला कि इसमें जो है नाउन को तो इंक्लूड किए हुए है ही, लेकिन नाउन के साथ प्रोनाउन को भी इंक्लूड किए हुए हैं, एडजेक्टिव को भी इंक्लूड किए हुए हैं और एडवर्ब को भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि इसम जो है वो नाउन के अंदर कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन इसम जो है वो नाउन से बहुत वास्ट है, क्योंकि इसम नाउन को भी अपने अंदर लिए हुए हैं, प्रोनाउन को भी लिए हुए हैं, एडजेक्टिव को भी लिए हुए हैं और
एडवर्ब्स को भी ये हुए होता है। ठीक हो गया इतनी बात। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसमें से एक एक चीज का एग्जाम्पल भी करते हैं। एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे। इंसान का नाम मतलब जैसे सुहेल हो गया, मुनाफ हो गया, मरियम। जगह जगह स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, जयपुर हो गया, मक्का हो गया, मदीना हो गया। अब देखिए नाम जो है ना, नाम जो है किसी इंसान का नाम है, ये अभी हम जगह का नाम कर रहे हैं, तो जगह का नाम कॉमन भी हो सकता है और प्रॉपर भी हो सकता है। कॉमन इन द सेंस कोई भी स्कूल है तो स्कूल तो बहुत सारा होता है तो कॉमन नाम हो गया, लेकिन माँ विद्या निकेतन स्कूल, तो स्कूल का नाम माँ विद्या निकेतन है, तो ये प्रॉपर नाम हो गया। जैसे कोई भी सिटी, तो सिटी क्या हो गया, नाउन है लेकिन कॉमन है। लेकिन जैसे जयपुर सिटी, मक्का, मदीना, पुणे एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाम हो गए। तो मैं बाद में ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ साथ ही साथ कि नाम कॉमन भी हो सकते हैं और खास भी हो सकते हैं, प्रॉपर भी हो सकते हैं। ठीक है। चीज़ के अंदर आप क्या शामिल करेंगे, ये स्मार्टफोन हो गया, ये वाइट बोर्ड हो गया और शर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें चीज़ में है। ठीक है। उसके बाद ख्याल के लिए इंग्लिश अगर मैं लिखूँ तो उससे आपको समझना आसान हो जाएगा, वो है आइडिया। तो जितने भी तरह के आइडियाज होते हैं जिनको हम सोच तो सकते हैं, उनका एक कंसेप्ट है लेकिन फिजिकली टच नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइडिया। जैसे कि जेलसी क्या है, एक आइडिया, एक फीलिंग है। एजुकेशन भी क्या है, एक आइडिया है। इस्लाम भी खुद क्या है, एक आइडिया है। ठीक हो गया। तो लर्निंग को भी हम आइडिया के अंदर डाल सकते हैं। एक चीज जो आपको याद रखनी होगी वो ये कि जो किसी एक्शन का जो नेम होता है, काम का नाम भी जो होता है, वो भी किसी कैटेगरी के अंदर आता है, इसकी कैटेगरी के अंदर। ये एक बारीक सा फर्क है जो आपको याद रखना है। काम अगर हो रहा होगा तो वो मतलब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आएगी फेल की, उसमें जाएगा। लेकिन काम का नाम, जैसे कि काम का नाम से मतलब क्या, पढ़ना। तो हम हिंदी व्याकरण या फिर जो उर्दू से अनुवादित है हम पढ़ने में कहते हैं कि भाई ये फेल है। लेकिन अरबी ज़बान के अंदर अगर सिर्फ पढ़ना लिखा हुआ है, पढ़ना एक एक्ट के बारे में बात हो रही है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि सिर्फ काम का नाम है, किसी सेंटेंस के अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, इसम कहलाएगा, फेल नहीं कहलाएगा। अब मैं आपको इसम का तारुफ करा दूं, फिर फेल का तारुफ करा दूं, फिर इंशाल्लाह ताला इस वाले चीज़ को हम और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। अभी बस मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि एक्शन, नेम ऑफ एक्शन जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। कैसे आती है, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसे हम अभी फेल पढ़ने के बाद समझेंगे। तो ख्याल के लिए आपके सामने एग्जाम्पल आ गया। अब हमारे पास विशेषण या एडजेक्टिव। तो विशेषण क्या होते हैं, विशेषण वो वर्ड होते हैं जो कि इसम की विशेषता बता रहे होते हैं। तो विशेषता के मायने क्या होते हैं, जो लोग हिंदी से वाकिफ नहीं है, विशेषता के मायने होते हैं प्रॉपर्टीज या जो गुण होते हैं या जो सिफत होती है, सिफत वो अल्फाज जो किसी किस्म की सिफत बता रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं विशेषण या फिर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। कौन कौन से विशेषण होंगे, एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे एक आदमी है, लंबा आदमी, छोटा बच्चा, प्यारा खिलौना और अच्छी क्लास, सुंदर कपड़े, इस तरह से। तो कपड़े आपका इसम हो गया, सुंदर क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव। बच्चा क्या हो गया, आपका इसम, और छोटा क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव। प्यारा जो है वो एडजेक्टिव हो गया और बच्चा जो है वो क्या हो गया, इसम हो गया, प्यारा बच्चा। इस तरह से आप एडजेक्टिव को भी एग्जाम्पल भी डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर क्रिया विशेषण, नाम से पता चल रहा है ये क्या होंगे, ये अपना इसम की इसम की कोई प्रॉपर्टी नहीं बता रहे होंगे, बल्कि इसकी विशेषता बता रहे होंगे, इसकी सिफत बता रहे होंगे। ये जो विशेषण है, जो काम है वो किस तरह से हो रहा है उसको बता रहे होते हैं। जैसे जल्दी खाना खाया, तो खाना खाना अपने आप में फेल है, क्यों, खाना कैसे खाया गया, जल्दी। वह जोर से हंस रहा था, अब हंसना फेल है, जोर से क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है। तो एक्ट जो है वो किस तरह कैसे हुआ, हाउ
एक्ट टेक प्लेस, जो हाउ का जो जवाब है, कैसे का जो जवाब जो इसमें दे रहा होता है वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। प्रोनाउन से आप बाकी का प्रोनाउन की 3 कैटेगरी है, पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, ये जो हम हिंदी के अंदर वह, तुम, आप दोनों, हम, तो ये जो हम नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ही शी वगैरह इंग्लिश के में बात की जाए। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये वो प्रोनाउन होते हैं जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। कोई पास की चीज है, जैसे कि ये बोर्ड है तो मैं इनका कहूँगा दिस बोर्ड, तो ये जो लफ्ज है हिंदी का ये तो वो क्या है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पास की चीज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये या दिस, और दूर की चीज के लिए हम दूसरे दूर वो सॉकेट बोर्ड है तो मैं क्या कहूँगा डेड सॉकेट बोर्ड या वो सॉकेट बोर्ड। ठीक हो गया। तो पास की चीज के लिए ये या दिस और दूर की चीज के लिए वो, ये हमारे क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम आगे जाकर चलो स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि जो हमारा इसम है उसके अंदर क्या क्या चीज शामिल है, इंसान का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, ख्याल का नाम, विशेषण का नाम, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, ये इस तरह के। इसके अलावा और चीजें भी जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। सबसे टफ डेफिनेशन है वो इसम की है। आप इसको इसकी मत कीजिए, वैसे मैंने समझाने की कोशिश की है। आप दोबारा से बैक जाकर वीडियो के अंदर इसे दोबारा समझिए, इसे पूरी करके इसे पूरा अच्छे से समझने के बाद ही आप आगे बढ़िए। ठीक हो गया। ये हमारे इसम हो गए। अब इसम के बाद किसका नंबर आता है, इसी के बाद नंबर आता है फेल। फेल शुरू करने से पहले हम ये बात जान लें कि इंसान के नाम तो आ गए किसमें, इसमें, लेकिन जानवरों के भी तो नाम होते हैं, क्या वो इसमें नहीं आते? तो आपने के नाम से ये जो सारी की सारी जो आपके सामने 7 कैटेगरी लिखी गई है, ये 7 कैटेगरी सिर्फ इसलिए लिखी गई है ताकि आपको इसम का अच्छे से आइडिया हो जाए। इसके अलावा भी है, इंसान के अलावा यहाँ पर हम स्लैश के अंदर जानवर या फिर लिविंग क्रिएचर्स जो भी हैं उनके नाम भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे फरिश्ते हैं, फरिश्तों के नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, तो फरिश्तों के जो नाम है वो भी इसमें आएंगे क्योंकि वो तो अलग एक क्रिएशन है, लेकिन नाम है फिर भी वो इसकी कैटेगरी के अंदर जाएंगे। जिन है, एक जिन का नाम हम जानते हैं शैतान या इब्लीस, तो वो जो नाम जो है वो क्या है, इसमें है। यानी कि किसी भी क्रिएचर का जो नाम है वो क्या है, इसमें है। ठीक हो गया। एक ये चीज आपको अच्छे से याद है। एकदम ब्रीफ से अगर आप डेफिनेशन याद करना चाहें इसम की, तो किसी भी चीज के नाम को हम इसम कहते हैं। अब किसी भी चीज के अंदर क्या क्या आ गया, तो ये सारी की सारी जो लिस्ट हमने आपके सामने लिखी है, ये सारी की सारी लिस्ट उसके अंदर दाखिल होगी। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं इस पर फेल के बारे में बात कर लेते हैं इंशाअल्लाह। सेकंड है हमारा फेल। ठीक है जी। फेल, तो फेल जो है ये अरबी ज़बान के वो अल्फाज होते हैं जो कि वक्त की कैद के साथ आते हैं। वक्त की कैद का मतलब क्या है, या तो ये पास्ट में होंगे, या तो ये प्रेजेंट को शो कर रहे होंगे, या तो ये फ्यूचर को शो कर रहे हैं। तो जितने भी जो फेल हैं वो या तो पास्ट में होंगे, या प्रेजेंट में होंगे, या फ्यूचर में होंगे। वक्त की कैद के साथ आना जरूरी है फेल का, एक बात। दूसरा रूल क्या है फेल का, फेल जो होंगे हमेशा अरबी ज़बान के अंदर डूअर के साथ रहेंगे। तो फेल जो है हमेशा 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 अपने डूअर के साथ रहेंगे। विदाउट डूअर फेल का कोई वजूद होता ही नहीं है। ठीक हो गई बात। तो एक तो टाइम बता रहे होंगे, या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट, या फ्यूचर, या अपने जिसके साथ आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे अपने डूअर के साथ। तीसरी चीज
जो फेल होते हैं वो मोस्टली सेंटेंस फॉर्म करते हैं पूरा। ठीक हो गया। ये 3 चीजें हैं जो फेल के मुताबिक याद रखनी है। अब वर्ब के अंदर क्या होता है, वर्ब और इसके अंदर क्या फर्क है? इंग्लिश जबान के अंदर क्या होती है? वर्ब। और लोग फेल को किससे कंपेयर कर देते हैं? वर्ब से। ठीक है। वर्ब के अंदर क्या होता है? वर्ब जो होती है सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन किस वक्त में हो रही है ये बतानी होती है। ठीक है। एक्शन किस वक्त के अंदर हो रही है वो बता रही है। एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि सो, इसका हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होता है? देखा था। तो ये सो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से टाइम को? पास्ट को जो गुजर गया उसको। इसके अलावा सी के दो मायने हो सकते हैं, या तो देखना या फिर जो क्योंकि प्रेजेंट के अंदर सी जो वर्ब की फॉर्म है वो सी ही है, तो देख रहा है या देखता है, उसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हो जाएगा। सी हमारी क्या हो गई? प्रेजेंट फॉर्म। सो हमारी पास्ट फॉर्म। सो को देखते हम पहचान लेते हैं कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। सी को हम सेंटेंस में देखते ही पहचान लेते हैं, जो क्या नाम से वर्बल सेंटेंस होता है उसके अंदर देखते ही पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। इसके अलावा तीसरा एक और है विल सी। विल सी के तो मायने में क्या होते हैं? देखूंगा। ठीक है, यानी कि बाद की बात हो रही है, अभी करंट सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, कल परसों फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक हो गया। तो वर्ब के अंदर क्या होता है? वर्ब जो होती है आपको बता रही होती है कि एक्शन कब हुई है, या तो पास्ट में होगी या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। जो फेल होते हैं वो भी आपको बताते हैं कि एक्शन प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हुई थी या फ्यूचर में होगी। लेकिन अरबी के जो फेल है और इंग्लिश की जो वर्ब है उसके अंदर ये है कि वर्ब सिर्फ अकेले भी आ सकती है जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो फेल होगा वो हमेशा अपने डूअर के साथ ही आएगा, डूअर भी मौजूद होगा। जैसे अब ये आप जब इंग्लिश सेंटेंस होगा तो क्या होगा? सो अलग लिखा होगा और आई एल से लिखा होगा। तो अब आप भी पढ़ेंगे कि आई सो, तो आई सो जो है वो एक पूरा सेंटेंस बना जिसमें आई हमारा डूअर है, सो हमारी जो है वर्ब है। लेकिन जो फेल होगा उसके अंदर सिर्फ एक वर्ड आएगा, इस तरह से 2 वर्ड बनेंगे। वो किस तरह से होता है जब हम फेल का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको हम तब समझेंगे। अभी आपको क्या बात रखनी है? फेल के मुताबिक आपको ये बात रखनी है कि ये वर्ब जैसे होते हैं लेकिन वर्ब से वास्ट होते हैं। जिस तरह से जो इसम है वो नाउन को इंक्लूड किए हुए होते हैं लेकिन नाउन से वास्ट होते हैं, उसी तरह से जो फेल हैं अरबी ज़बान की वो अल्फाज हैं जो वक्त की कैद के साथ आते हैं, जो जब भी वो आएंगे वो बता रहे होंगे कि जो एक्ट है, ये जो फेल है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। और दूसरी चीज उनका डूअर हमेशा उनके साथ होगा, और तीसरी चीज वो हमेशा सेंटेंस फॉर्म करेंगे, यानी कि एक जो फेल लिखा हुआ है वो अपने आप के अंदर मुकम्मल सेंटेंस होगा। इसम और फेल का थोड़ा सा हम तकाबुल करें तो क्या बात सामने आएगी कि भाई जो इसम है वो इंडिपेंडेंट है वक्त से, उस पर कोई वक्त की कैद नहीं लगी हुई इसम के ऊपर, और जो फेल है हमारा उस पर वक्त की कैद। इसमें जो है उनको डूअर की कोई हाजत नहीं है, लेकिन जो हमारे फेल हैं उनको डूअर की हाजत है, डूअर का होना जरूरी है। यानी कि आगे देखेंगे इसमें थोड़े से आज़ाद हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, और जो फेल हैं ये बंधे हुए हैं, इन्हें दूसरों की ज़रूरत है। बेसिक सही करके इस फर्क को हम एक अरबी एग्जाम्पल है उससे समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके सामने एक लफ्ज़ है जो इसम पर मबनी है वो लिखूंगा, और एक आपके सामने जुमला का मतलब जो फेल है वो लिखूंगा, और दोनों से ही आप मेरे नाम से वाकिफ होंगे इंशाअल्लाह। पहला है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये इसमें है पूरे, और दूसरा है हमारा
या हम जब आप अपनी बात शुरू करते हैं, आपने सभी इस्लामिक स्कॉलर्स की बात सुनी होगी, तो वो किस तरह से बात शुरू कर रहे होते हैं, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, नहमदुहु, और कुछ कह देते हैं हु की जगह अल्लाह को मेंशन कर देते हैं। हु एक प्रोनाउन है, कि सब तारीफ में उस शब्द उसके लिए, अब उससे मुराद क्या है, उससे मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन है। नहमदुहु, तो हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रब्बुल जलाला को, अल्लाह के नाम को, तो इसलिए हमने नहमदुहु की जगह क्या लिखा है, नहमदुल्लाह, हम सब अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। ठीक हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की इब्तिदा ही इससे हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्या है, इस्म, और नहमदुल्लाह जो है क्या है, वो है फेल। अब वो जो फर्क हमने समझा उसको इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं। कुरान की स्टार्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह से हो रही है, नहमदुल्लाह से, कुरान की स्टार्टिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। फेल को किसकी जरूरत है, फेल को जरूरत है वक्त की, टाइम की, किसी न किसी टाइम के अंदर ये होंगे। टाइम है तो फेल है, टाइम नहीं है तो फेल नहीं होगा। अब टाइम कुछ हो सकता है, या तो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, माजी, हाल या मुस्तकबिल, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, फेल को हमेशा क्या चाहिए, फेल को हमेशा चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम नाउन की बात करें या हम इस्म की बात करें, तो इस्म को इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, वक्त से ये बिल्कुल आजाद है। They don't need doer, ठीक है। तो इसमें जो है वक्त की कैसे आजाद है, और इनको डूअर की कोई जरूरत नहीं होती। हमारे जो फेल है उनको वक्त की कैद के साथ आना पड़ता है, और उनको डूअर की भी जरूरत होती है। अब हम के मायने क्या होते हैं, आप कोई जानता है तो कमेंट कर बता दीजिएगा, अभी तो मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है। हम दो आइडिया है, उनके मजमुए को हमद कहा जाता है। जब आप तारीफ को फ्यूज कर दें किससे, शुक्र के साथ, तो क्या लफ्ज फॉर्म होता है, हम। मदह और शुक्र को जब फ्यूज कर देंगे तो क्या बनेगा, हम। तो हम के मायने क्या होते हैं, तारीफ और शुक्र के। और यहाँ पर ये जो अलिफ लाम लगा हुआ है, इसकी वजह से आप जब तर्जुमा देखते होंगे तो क्या लिखा हुआ होता है, तमाम तारीफें और शुक्र, या सब तारीफें और शुक्र। तो सब कहाँ से आ रहा है, ये जो अलिफ लाम है इसकी वजह से आ रहा है। तो तर्जुमा क्या होगा, सब तारीफें और शुक्र लिल्लाही, इसके लिए है, अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। और ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है किससे बनी हुई है, इस्म से। फेल से फॉर्म नहीं मिली, आप इसमें से फॉर्म नहीं है तो इससे क्या फायदे होंगे, इससे ये फायदे होंगे कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ये बात बताई जा रही है ना, ये सब तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। तो ये किसी वक्त की मोहताज नहीं है, कि ऐसा नहीं कि पास में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तारीफ और शुक्र थे, आज नहीं होंगे, या आज हैं कल नहीं होंगे, या कल होंगे आज या पहले नहीं रहे, नहीं, हमेशा 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 से सब तारीफ और शुक्र किसके लिए ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही है। ठीक हो गया। दूसरा, they don't need doer, इनको किसी फाइल की या काम करने वाले की जरूरत नहीं है। तो आप और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमद करें या नहीं करें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारीफ और शुक्र बयान करें या ना करें, वो अपने आप होती रहेंगी, उनको किसी भी डूअर की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर आ जाए हम, नहमदुल्लाह, नहमदुल्लाह किससे बना है, नहमदुल्लाह एक जो फेल है, फेल वाली स्ट्रक्चर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी की पूरी इस्म वाली स्ट्रक्चर है। ये क्यों इस्म वाली है, ये क्यों फेल वाली है, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगा। इंशाअल्लाह ताला जब आप वो चीज़ें सीख लेंगे, एडवांस चीज़ें, तब आप पलट कर आकर देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये क्यों इस्म है और ये क्यों फेल है। ठीक है, अभी जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस्म और फेल का, वो जानने की कोशिश करते हैं। नहमदुल्लाह वर्बल सेंटेंस है, इसके अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइम की।
यानी कि नहमदुल्लाह जब कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि या फिर ये जो नहमदुल्लाह जो लोग कह रहे हैं वो फिल वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान कर रहे हैं और आगे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करने का अहद कर रहे हैं। लेकिन क्या हर वक्त वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान कर रहे होते हैं? अगर कोई शख्स हर वक्त भी करता रहे तो 60 साल 70 साल ही कर पाएगा, फिर तो नहीं कर पाएगा। तो ये वाला जो है इसके ये वाली जो हमने ये जो फेल के अंदर आ रही है ये परमानेंट नहीं है और इसको डूअर की भी नीड है। यहाँ पर डूअर कौन है? यहाँ पर डूअर हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के मायने में हम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे सवाल करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या अल्हम्दुलिल्लाह? तो जवाब सीधी सी बात है, ये आएगा। ये परमानेंट है, ये तो रिलेटिव है, इसमें डूअर की नीड नहीं है, इसमें डूअर की नीड है। तो जो नाउन वाला जो है, जो इसम वाला जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है, ये ज़्यादा पावरफुल है और ये वीक है। और कुरान के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान शुरू नहीं हो रहा है। तो जो पावरफुल है उसका रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके जरिए से हम रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान कर सकते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह भी आपने सुना होगा, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। तो अल्हम्दुलिल्लाह और इन्नल हम्दुलिल्लाह में क्या फ़र्क है? और उसमें भी एक फ़र्क है, लेकिन उसको हम अभी बयान नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इससे ये एग्जाम्पल आपको क्यों बताया, ये एग्जाम्पल आपको इसलिए बताया ताकि आप इस्म और फेल जो है उनके अंदर फ़र्क कर सकें। जब कभी मौका मिलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का भी फ़र्क आपके सामने बयान किया जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों को जानना हो तो उस्ताद मोहम्मद अली खान का लेक्चर रखा हुआ है सूरह फातिहा का यूट्यूब पर 3 घंटे का, आप उसे देख लीजिए। उसके अंदर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह को जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए, इनसे कंपेयर करके बताया है और फिर ये रीज़न भी बताया है क्यों कुरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आया, नहमदुल्लाह क्यों नहीं आया, इन अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं आया। वो आप अगर आपको अभी शौक पैदा हो गया है तो आप यूट्यूब पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। हमारी बहस मुकम्मल हुई इसकी इस्म की और फेल की। इस्म और फेल में क्या फ़र्क है? इस्म जो है वो वक्त की कैद के साथ में नहीं आते और उनको डूअर की ज़रूरत नहीं होती, और जो फेल है वो वक्त की कैद के साथ आते हैं और उन्हें डूअर की भी ज़रूरत होती है। लास्ट हमारे कौन बच गए? लास्ट हमारे बच गए हर्फ। हर्फ के अंदर हम क्या करते हैं? हर्फ की तो सिंपल सी डेफिनेशन है। तीसरे वर्ड कौन सा होता है अपनी ज़बान के अंदर? हर्फ। हर्फ से मतलब क्या कि वो अल्फाज जिनका खुद से कोई मतलब नहीं हो, वो जब अकेले आए तो कोई मायना ना दे पाए, उन्हें मायना देने के लिए इस्म या फेल की ज़रूरत हो, उन अल्फाजों को हम अरबी ज़बान के अंदर हर्फ कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हिंदी का एग्जाम्पल से बात करते हैं। से ये क्या है हमारे? अब सिर्फ मैं लिखा है, आपसे कोई पूछे कहाँ हो, मैं, एक तो वो मैं होता है डबल ए वाला जो आई भी होता है, लेकिन ये कौन सा वाला है? इंग्लिश वाले हम देखते तो इन इन। अब कोई आपसे पूछ रहा है कहाँ हो? इन में इन। अरे भाई हाँ, किसी चीज़ में तो होंगे आप, लेकिन किस चीज़ के अंदर? लेकिन आपके जवाब दे रहे हैं हमें, तो इसका इससे कोई मायना नहीं है जब तक आप इसके आगे कोई चीज़ न लेना चाहते। आपसे कोई पूछे कहाँ हो तो आपके जवाब देंगे घर में हूँ, तो घर का इसमें पहले आना ज़रूरी है, ये खुद से कोई काम नहीं कर पाएगा। कोई आपसे पूछ रहा है कहाँ से हो? से तो इससे मायने नहीं होगा, आपको इसके आगे भी कुछ बताना पड़ेगा कि भाई जयपुर से, जयपुर से, तब मायने निकलेगा। तो हर्फ के अंदर क्या बात समझने की जरूरत है? हर्फ के अंदर ये बात समझने की जरूरत है अरबी ज़बान के वो अल्फाज जो खुद से कोई मायने नहीं देते जब तक कि उनके आगे पीछे इसमें या फिर में से कोई लफ्ज़ ना आ जाए, ठीक है। एक ने है, किसने ये काम किया?
ने किया, ने किया, ने किया, ने किया। अब ने के आगे आपको बताना पड़ेगा ना क्या है, तो मुनाफ ने किया। तो इस तरह से आपकी अरबी ज़बान के वो अल्फाज जिनको दूसरे लफ्ज़ों की नीड होती है मायने कम्प्लीटली बयान करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। तो टोटली ये कंसेप्ट है अरबी ज़बान के अंदर हुरूफ का, मतलब वर्ड्स का। 3 तरह के वर्ड्स होते हैं। नंबर 1 इस्म, दूसरा फ़ेल, तीसरा हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? इस्म का मतलब क्या है? नाम। तो किसी भी शख्स का या किसी भी लिविंग क्रिएचर्स का नाम जो होता है वो भी इस्म है। किसी कोई नॉन लिविंग क्रिएचर है जिसे हम चीज़ या वस्तु कहते हैं, उसका नाम भी इस्म है। किसी जगह कोई प्लेस है, उसका नाम भी इस्म है। कोई आइडिया है, कोई ख्याल है, उसका नाम भी इस्म है। और कोई एडजेक्टिव है वो भी इस्म है, एडवर्ब है वो भी इस्म है, और जो प्रोनाउन है वो भी इस्म है। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा हमने फेल के बारे में क्या पढ़ा? फेल के बारे में हमने जाना कि अरबी ज़बान के वो अल्फाज जो वक्त की कैद के साथ आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। हर्फ के बारे में हमने क्या जाना? हर्फ के बारे में हमने जाना कि अरबी ज़बान के वो अल्फाज जो खुद से कोई मायने नहीं देते उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। ये या तो इसम के साथ आएंगे या तो फेल के साथ आएंगे, तभी प्रॉपर मायना दे पाएंगे। अकेले ये कोई मायना नहीं दे सकते। इतनी बात समझ में आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल हम जो आगे की जो क्लास है उसके अंदर अब ये 3 ग्रुप जो चीज़ें हमने पढ़ी थी तरह के वर्ड, इन्हीं की स्टडी चालू करेंगे। सबसे पहले हमने इसम के बारे में जाना है। अब इसम को हम और डिटेल में करेंगे। इसमें जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम फेल को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हर्फ को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कुरान हकीम वन पानी भैया को मिलाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।